मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। ये 2021 के लास्ट दिनों में हम आपके सामने प्रेजेंट है कनाडा का एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेके। और अच्छा न्यूज़ होने के बावजूद बहुत से स्टूडेंट्स, इमिग्रेंट, पीआर होल्डर जो यहाँ से अप्लाई करने वाले हैं वीज़ा या स्पाउस कैटेगरी में या फिर पेरेंट्स कैटेगरी में, उनका क्वेश्चन है कि हमने बहुत से वीडियो देखे कि 2021 में कनाडा ने अपनी हिस्ट्री का हाईएस्ट वीज़ा दिया, लेकिन हमारा तो नहीं लगा है सर, तो हाईएस्ट कैसे हुआ? ठीक है, तो ये वीडियो में हम आपको वो इंफॉर्मेशन देंगे पूरी कि ये कनाडा ने पूरी हिस्ट्री में यानी कनाडा जब से बना वो देश, तब से लेके आज तक उन्होंने 2021 में अपना एक टारगेट अचीव किया जो उन्होंने तय किया था। कब तय किया था, क्यों तय किया था और आगे के कितने साल तक उनका ये टारगेट रहे और कितने साल के बाद स्टूडेंट्स या इमिग्रेशन वहाँ पे फाइल रखना चाहे तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत है या अभी से वो चीज़ को आपको ध्यान में लेने की ज़रूरत है। ये सारी डिटेल में हम चर्चा करेंगे ये इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आप देखते रहिए कि कनाडा ने सबसे ज़्यादा, सब लोग बोल रहे हैं, सब कंसल्टेंट भी बता रहे हैं और कैनेडियन हाई कमीशन ने खुद ये अपना पब्लिक नोटिस के जरिए ये रिलीज किया कि हमने सिंगल ईयर में अपनी हिस्ट्री का, कनाडा जब से बना था तब से लेके आज तक का हाईएस्ट वीज़ा दिया है। तो भी बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और इमिग्रेंट का कहना है कि हमारा तो वीज़ा लगा नहीं है सर, नहीं हमारे दोस्तारों का लगा, नहीं हमारे जो चीज परिचित में व्यक्ति थे उनका लगा, तो फिर ये हाईएस्ट कैसे हुआ? तो ये वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। जैसे हमारा टॉपिक है माई वीज़ा नॉट ऑन लिस्ट, तो भी कनाडा ने ये वीज़ा कैसे दिया, तो उसके लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। कनाडा ने, हमने थोड़ा डेटा बहुत अच्छा निकाला आपके लिए, तकरीबन अक्टूबर 2020, शायद वो 30 अक्टूबर थी, 30 अक्टूबर 2020 को अपने पार्लियामेंट में, यस, कनाडा की जैसे अपने इंडिया में होती है अपनी पार्लियामेंट, वहाँ पे हम कुछ भी चीज़ नहीं करने चाहते हो तो पार्लियामेंट की अप्रूवल से करते हैं। तो कनाडा ने ये तारीख को अपनी पार्लियामेंट में एक रूल्स लाया इमिग्रेशन को अट्रैक्ट करने के लिए। उसका नाम था इमिग्रेशन लेवल प्लान। समझिएगा, इमिग्रेशन लेवल प्लान। ये इमिग्रेशन लेवल प्लान वो 3 इयर्स के लिए लाए थे, यानी उनका पहला ईयर था 2021 जो अभी खत्म होने की तैयारी में है, उसके बाद दूसरा ईयर था 2022 और उसके बाद था 2023। जैसे आपको मालूम है अपने यहाँ इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर या ऑडिट ईयर हम जिसको गिनते हैं वो अप्रैल से लेके मार्च तक होता है। ऐसे कनाडा में ये जनवरी से लेके दिसंबर तक होता है, यानी जो भी वो लोग प्लानिंग करते हैं, जो भी वो डेटा बनाते हैं या कोटा जिसको कहा जाता है वो मेंटेन करते हैं, वो जनवरी से दिसंबर तक का गिना जाता है। तो कनाडा ने ये इमिग्रेशन लेवल प्लान लाए थे वो लोग 3 साल के लिए। 2021 उसका पहला साल था। उसके अंदर उन्होंने तय किया था कि हम मैक्सिमम या वहां तक हम वीज़ा, उसके आसपास तक हम वीज़ा अप्रूव करेंगे और वो लिमिट थी 4,01,000। जी हाँ दोस्तों, 4,01,000 उन्होंने तय किया था कि इतना हम अप्रूवल देंगे। तो आपका क्वेश्चन रहेगा सर, इतना सारा वीज़ा अगर दिया तो हमको, हमारे दोस्त में, रिश्तेदार में या मेरी खुद की फाइल में, चाहे आप स्टूडेंट के बेस पर अप्लाई करने वाले हो या आपने अप्लाई किया है ऑलरेडी, या फिर आपने पीआर के बेस पर अप्लाई किया, या फिर आप आपके सन या डॉटर कनाडा में पढ़ रहे हैं, यानी आपने अपने फैमिली कैटेगरी में अप्लाई किया है, या फिर आपके स्पाउस ऑलरेडी कनाडा में है, चाहे वो स्टूडेंट पे, वर्क परमिट पे, या फिर वो पीआर सिटीजन है और आपने उसके डिपेंडेंट फाइल रखी है, फिर भी आप लोग वेटिंग में ही हो, तो ऐसा क्यों हुआ और कैसे होता है और इसकी इफेक्ट क्या रहेगी आगे की फाइल में, ठीक है। तो ये चर्चा करेंगे। तो पहले हमने आपको समझाया कि ये इमिग्रेशन लेवल वो अच्छी तरह अच्छे लोगों को, इमिग्रेंट को फास्ट प्रोसेस में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो लाए थे और उन्होंने ये टारगेट अचीव किया 2021 में। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्लान वो लोग लाए थे इमिग्रेशन लेवल प्लान, वो दिसंबर 2023 में, फिर से मैं बोलना चाहूंगा, दिसंबर 2023 में ये खत्म हो रहा है। मतलब अगर शायद कैनेडियन गवर्नमेंट और कोई प्लान नहीं लाती तब तक,
तो अगर आप स्टडी करने के लिए अभी जा रहे हो, वो कैसे इफेक्ट होगा ये समझा रहा हूँ स्टूडेंट को। अगर आप स्टडी करने के लिए कनाडा जा रहे हो अभी, और आपकी स्टडी दिसंबर 2023 तक खत्म नहीं होती, उसके बाद भी आपकी स्टडी कंटिन्यू रहती है, या फिर आप दिसंबर तक अपनी पढ़ाई, 2023 की बात कर रहा हूँ, दिसंबर तक आप अपनी पढ़ाई खत्म कर नहीं पा रहे हो और आपका वर्क परमिट नहीं आता है और आप पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। क्योंकि ये जो इमिग्रेशन का इजी प्लान है वो दिसंबर 2023 में खत्म होने वाला है। उसके बाद शायद वो लोग और प्लान लाएंगे या फिर नहीं भी लाए, तो ये आपको क्वेश्चंस रहेगा। अगर आप कनाडा जाने वाले हो तो आप ऐसा जरूर ट्राई कीजिए कि आपकी स्टडी दिसंबर 2023 से पहले अगर खत्म होती है तो आप ये इजी वीजा कैटेगरी में अपनी फाइल रख सकते हो। तो ये एक स्टूडेंट के लिए मेरा कहना था जो अगर स्टूडेंट वीजा पे जाने वाले हैं। ये जो 4,01,000 वीजा लगे, तो उन्होंने उसका पूरा बाइफर्फिकेशन दिया है। हम वो बाइफर्फिकेशन की थोड़ी चर्चा करेंगे यहाँ पर कि कौन सी कैटेगरी में कितना वीजा दिया और आपकी कैटेगरी उसमें कौन सी आप देख सकते हो। तो उसके लिए हम जाते हैं कि सबसे बड़ी कैटेगरी है इकोनॉमिक। जी हाँ, ये इकोनॉमिक नाम करके उन्होंने कैटेगरी बनाई। यानी ये जरूरी नहीं है कि आप इकोनॉमी कोर्स के लिए जा रहे हो या फिर आप वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करने, ये सारी कैटेगरी को उन्होंने क्लासिफाइड किया और एक नाम बनाया इकोनॉमी कैटेगरी। ये इकोनॉमी कैटेगरी के अंदर तकरीबन उन्होंने 2,32,000 के आसपास उन्होंने इनविटेशन भेजे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि कनाडा ने ऐसा नहीं कहा है कि हमने 4,01,000 पासपोर्ट को स्टैम्प किया। समझिएगा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमने 4,01,000 पीपल को इनविटेशन दिया। अभी इनविटेशन क्या है, इनविटेशन किसको कहा जाता है, वो हम आगे वीडियो में थोड़ी उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम इकोनॉमी कैटेगरी के अंदर है। उसके अंदर मैंने जैसे बताया तकरीबन 2,32,500 के आसपास उन्होंने इनविटेशन दिया। उसमें से पहला इनविटेशन उन्होंने सबसे ज्यादा दिया है फेडरल हाई स्किल कैटेगरी, यानी 1,08,500 के आसपास आता है ये। इसके अंदर कौन सी चीज आती है, इसके अंदर आता है स्टूडेंट, जो बच्चे यहां से कनाडा पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई खत्म करने के बाद वो बच्चे जो अपनी पीआर की फाइल रखते हैं कनाडा में, ये कैटेगरी आती है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो तकरीबन 1 लाख के आसपास बच्चों को यहाँ पे बेनिफिट मिला है ये कैटेगरी के अंदर, जो ऑलरेडी कनाडा में पढ़ाई खत्म कर चुके हैं और उन्होंने ये पीआर के लिए अप्लाई किया था। फिर दूसरी कैटेगरी आती है फेडरल बिजनेस, यानी बहुत से हमारे क्लाइंट हमको यूट्यूब के माध्यम से या फिर ईमेल के जरिए कॉल करके पूछते हैं कि कनाडा में इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का क्या ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी कैसे होती है वगैरह वगैरह। तो आप समझिएगा, पूरे साल में कनाडा ने सिर्फ 1,000 ही वीजा अप्रूवल किए हैं ये कैटेगरी में, बिजनेस कैटेगरी में, पूरे कनाडा में से, पूरे स्टेट में से। तो समझिएगा कि इतना इजी नहीं है वहां का इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का वीजा लेना। ये आता है फेडरल बिजनेस। दूसरा आता है इकोनॉमिक पायलट। ये उन्होंने 3-4 कैटेगरी को इकट्ठा करके बनाया है। तकरीबन उसका है 8,500 अप्रूवल उन्होंने दिया है। उसके बाद एटलांटिक, दूसरा एक प्रोग्राम बहुत फेमस है इंडिया में से, एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। बहुत सी इंक्वायरी हमारे पास आती भी है। तो आप समझिएगा, एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम ने उन्होंने पूरे साल में सिर्फ 6,000 ही अप्रूवल दिए हैं, 6,000 सिर्फ पूरे साल में। उसके बाद आता है पीएनपी। ये जो बच्चे लोग वहां पे जाते हैं, चाहे उनको ओंटारियो या टोरंटो में पढ़ते हैं, उनका पीआर नहीं होता, फिर वो स्टेट चेंज करके दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहां से पीआर अप्लाई करते हैं, या फिर आप इंडिया में से भी रहते रहते आप पीएनपी अप्लाई करते हो, चाहे सास्क्वातून, नोवा स्कोशिया वगैरह। उनकी कैटेगरी है 80,000 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और फिर क्यूबेक स्किल वर्कर और बिजनेस, उनकी एक अलग सिस्टम है, वो इस कोटे के अंदर नहीं आता है, तो उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी कैटेगरी मिला के होती है तकरीबन 2,32,500। इसमें से ज्यादातर 70 to 80% बेनिफिट उन एप्लीकेंट को मिला है जो ऑलरेडी इनलैंड कनाडा में है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपका आंसर, अगर आप इंडिया से वीजा अप्लाई करते हो या इंडिया से आपने वीजा अप्लाई किया है, तो आप बोलेंगे मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया निश्चित भाई, तो इसके हिसाब से नहीं आया।
कि ये कैटेगरी में वही लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिला है जो ऑलरेडी कनाडा में है, ऑलरेडी वो लोग कनाडा पहुंच चुके हैं और ये कैटेगरी के अंदर उन्होंने फाइल रखी है अपनी। उसके साथ आप बोलेंगे तो सर इसमें तो स्टूडेंट का नाम आपने बोला ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो ये बताना चाहता हूं कनाडा में स्टूडेंट वीजा देने के लिए उन्होंने कोई डेटा, कोई कोटा, जैसे सब लोग बोलते हैं, दूसरे भी कंसल्टेंट बोलते हैं स्टूडेंट कोटा, ऐसा कोई कोटा है ही नहीं। स्टूडेंट कोटा जैसा कोई चीज नहीं होती एज ऑफिशियली। तो आप बोलेंगे कि सर अगर स्टूडेंट कोटा जैसी चीज नहीं होती तो फिर हम भी कभी कभी बोलते हैं, दूसरे भी कंसल्टेंट बोलते हैं कि उन्होंने तकरीबन 1.25 लाख या 1.5 लाख वीजा स्टूडेंट कोटा में देना है, तो कैसे तय होता है? ये ऐसे तय होता है जैसे मैंने वीडियो में आगे बताया आपको, फेडरल स्किल के अंदर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर के तकरीबन 1,10,000 के आसपास उन्होंने वीजा दिए। तो ये इसमें से 80-90% बच्चे होते हैं वहां पे जो पढ़ाई खत्म करते हैं उसके बाद वो अप्लाई करते हैं। तो उसके बेस पर हम ऐसा एस्टीमेट निकालते हैं कि ये पूरे साल में शायद ये लोग 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट वीजा देते होंगे, तभी ही इतने बच्चे वहां पर ये कैटेगरी में पीआर के लिए अप्लाई करते होंगे। तो ये उससे तय होता है, एक्सपीरियंस है कि भाई इतने वहां पर अप्लाई करते हैं पीआर में, तो इतने जाएंगे तो इतने अप्लाई करेंगे करके, यानी एक साल में वो लोग ये 4,01,000 के अलावा, दोस्तों 4,01,000 के अलावा की मैं बात कर रहा हूं, उसके अलावा स्टूडेंट वीजा में तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास वो लोग शायद ये भी शायद ही मैं बोलता हूं इतने स्टूडेंट वीजा वो देते होंगे। तो ये एक एग्जांपल है। फिर आप बोलते हैं कि ये कैटेगरी, उसके अलावा विजिटर्स की कैटेगरी होती है, तो विजिटर्स इसमें नहीं गिने जाते दोस्तों। ये विजिटर्स नहीं होती, जो जिनको 6 महीने से ज्यादा वहां पर रहने का पर्पस होता है, वही ये 4,01,000 के अंदर आता है। इसके अलावा फैमिली कैटेगरी है, जैसे इकोनॉमिक कैटेगरी बनाई थी ऐसे एक फैमिली कैटेगरी है, उसके अंदर स्पाउस, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये भी कैटेगरी, उसकी डेटा हम साथ में आपको शो करेंगे कि इसके अंदर उन्होंने कितने कितने अप्रूवल लिए। उसके बाद आता है रेफ्यूजी, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ पूरे वर्ल्ड में, जैसे और भी वीडियो में हम उस पर डिटेल में अफगानिस्तान क्राइसिस वगैरह की डिटेल में चर्चा करते, उन्होंने उस कैटेगरी में कितने वीजा अप्रूवल दिए वो भी ये उन्होंने तय किया है। तो ये चीज आती है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इफेक्ट 2 कैटेगरी होती है, एक इकोनॉमिक कैटेगरी और दूसरी होती है फैमिली वाली कैटेगरी। तो ये दोनों कैटेगरी का हमने आपको डेटा दिया, पूरा उसका एनालिसिस डिटेल्स में करके दिया है। फिर आप बोलेंगे कि सर तो फिर मेरा या मेरे दोस्त का हमारा वीजा अप्रूवल इसमें नहीं आया, क्यों? तो और ये पॉजिटिव कैसे रहेगा? तो उसके लिए मैं बताता हूं कि जैसे पहले बताया, जनवरी से दिसंबर उनका पूरा प्लानिंग होता है ईयर का। 2021 जो भी खत्म होने की तैयारी में है, तो उसमें उन्होंने इनविटेशन इश्यू की है 4,01,000। समझिएगा, उन्होंने 4,01,000 स्टैंपिंग नहीं किए है। उसमें हो सकता है किसी किसी को उन्होंने टाइम डेडलाइन दिया होगा, 30 दिन में ये जमा कीजिए या वो दीजिए, 60 डेज में ये दीजिए या वो दीजिए। अगर वो व्यक्ति नहीं दे पाता है एप्लीकेंट, तो वो कोटा रिजेक्ट हो जाएगा, वो सीट बिगड़ जाएगी। तो ऐसे ऑन एंड एवरेज देखे तो इसका बेनिफिट 70 to 80% मिला है, जो ऑलरेडी कनाडा में है स्टूडेंट्स, उनको मिला है इसका बेनिफिट। यानी आउटसाइड ऑफ कनाडा हम बात करें इंडिया में से, तो 20% तक आपको उसका बेनिफिट मिला है। उसके अंदर ये बच्चों ने बेनिफिट लिया है जो बच्चे 2018, 2019, 2020, 2021 में कनाडा में अपनी पढ़ाई खत्म की उन्होंने, चाहे डिप्लोमा खत्म किया, एडवांस डिप्लोमा खत्म किया, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट खत्म किया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा खत्म किया, या फिर अपना मास्टर खत्म किया। तो ये बच्चों ने ये कैटेगरी के अंदर ज्यादा बेनिफिट लिया, क्योंकि पहले तो उनको सीआरएस स्कोर वगैरह देखना पड़ता था, वो सीआरएस स्कोर हो तो भी वो लोग फाइल रख सकते थे वगैरह। फिर उन्होंने पीएनपी में ज्यादातर उन्होंने वहां के स्टेट, ओंटारियो स्टेट में अगर अप्लाई करते हो तो ओंटारियो के बच्चों को ज्यादा लिया, और उन्होंने उसके लिए जो उनका कंडीशन था कि आपको 1 साल तक का एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए वगैरह, तो वो भी उन्होंने हटा दिया। फिर बैचलर के पॉइंट, यानी बहुत से कम
CRS स्कोर पर भी उन्होंने इनविटेशन दिया। तो ये बच्चों को बेनिफिट हुआ जिन्होंने ऑलरेडी अपनी पढ़ाई कनाडा में खत्म की 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, क्योंकि आप कभी भी खत्म की हो लेकिन इजी रूल्स आए 2021 में, तो उन सारे बच्चों ने उसका बेनिफिट ले लिया। तो ये उनके लिए बेनिफिट रहा। और वैसे फिर से बता रहे कि स्टूडेंट्स में कोई कोटा नहीं होता है ऑफिशियली कि इतने ही स्टूडेंट को हम वीजा देंगे करके, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर आता है बेनिफिट 2021 में ये कोटा का मिला पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को। जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स PR लेना चाहते थे, अपने बच्चों के साथ पूरा लाइफ रहना चाहते थे वहां पर, उनके लिए ये बेनिफिशियल वाला रहा। और साथ में रहा रेफ्यूजीज एंड ऑल, जो उन्होंने पूरा कोटा दिया उसमें से तकरीबन 18 to 20% उन्होंने रेफ्यूजीज को और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाले एप्लीकेंट को लिया, यानी 20% तक पूरे कोटा में से उनको बेनिफिट दिया गया, जो बहुत बड़ी नंबर्स है। बाकी सारे लोग रह गए इसके हिसाब से। तो 2022 जो आने वाला है उसमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और उसमें किसको कैसे बेनिफिट मिल सकता है ऐसे चर्चा करेंगे। तो जनरली उसमें दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप 2022 में चाहे जनवरी, जो कि अभी फिलहाल वैसे खत्म होने की तैयारी में है, फिर आता है मई 22 इंटेक, या सितंबर 22 में अगर आप प्लान कर रहे हो और स्टूडेंट वीजा में जाना चाहते हो, तो हमारा एडवाइस रहेगा आप अपनी फाइल तुरंत रखिए, जितना हो सके इतना जल्दी रखिए, तो आपको बहुत पॉजिटिव आंसर मिलने की शक्यता है। और आप ये जो हम एज्यूम्स कर रहे हैं कि तकरीबन साल में ये लोग 1 लाख या 1,25,000 के आसपास स्टूडेंट वीजा देते हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा हमारा एप्लीकेशन है इकोनॉमी कैटेगरी के अंदर। अगर आप आते हो इकोनॉमी कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी आती है हमने आगे बता दिया है आपको वीडियो में। उसमें से कोई कैटेगरी अगर आप आती है तो आपको 22 में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपनी संसद में से ये रूल्स पास किया है कि 2022 में जो ये 4,01,000 को दिया था, ये संख्या वो बढ़ा के 4,11,000 करेंगे, यानी 10,000 और उसमें जोड़ेंगे। यानी पहले मैंने बताया कि 2018 वाले 19, 20, 21 में जो थे उन सारे को 21 में खत्म हो गया उनका, या ज्यादातर लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो ज्यादा अप्रूवल अभी 22 में 22 का जो बेनिफिट है वो उन बच्चों को मिलेगा जो बाहर से अप्लाई करेंगे, या बाहर से फ्रेश इनविटेशन आपको ज्यादा मिलेगा उसमें। तो 22 में ये कंटिन्यू रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने संसद में से ये रूल्स बनाया है, तो उनको तो वो फॉलो करना ही होगा। और 23 में भी उसमें और 10,000, वो यानी हर एक साल में 10,000 जोड़ते जाएंगे। 23 में वो लोग अप्रूव करेंगे तकरीबन 4,21,000 को। यानी अगर आप कनाडा ड्रीम कंट्री आपका सेकंड होम, या फिर आप इमिग्रेंट के बेस पे वहां पे सेटल होना चाहते हो, या स्टूडेंट के बेस पे सेटल होना चाहते हो, तो दिसंबर 23 तक ये पॉजिटिव ही रहेंगे। और आप वो उसमें टेंशन मत कीजिएगा, वो अच्छा जवाब आंसर देते रहेंगे। और ऐसे ही मजेदार वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए मेरी टीम बहुत एनालिसिस करके हम पूरा वो प्रोसेस करके लाते हैं। तो प्लीज अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन नहीं आती है आपको, नोटिफिकेशन के लिए आप प्रेस द बेल आइकन। और साथ में अगर आपका कोई क्वेश्चंस छूट गया है, यार आप सोचते हो कि हम और एक नए टॉपिक के बारे में वीडियो बनाए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पुराने वीडियो के डेटा भी आप अगर मिस हो गया है तो वो आप देख सकते हो। और आपका कोई क्वेरी हो तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तो उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आप तक ऐसे ही फ्री इंफॉर्मेशन, अपडेट वाली इंफॉर्मेशन और आसान भाषा में आपको समझ में आए ऐसी इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।